मास्टर क्लास इंग्लिश की सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और आप सभी का स्वागत है इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। आज की ये क्लास ग्रामर के मास्टर क्लास की सेकेंड क्लास है और पहले हम लोग कल की क्लास की, जिसे कि लेक्चर 1 के रूप में मैंने आपके बीच में डिलीवर किया था, उसका शॉर्ट इंट्रो देखेंगे और फिर आज के इस क्लास के लेवल को इंक्रीज करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि क्लासें बनाने में टीचर मेहनत करता है, वो अपने कॉन्सेप्ट तक आपको पहुंचाता है, तो प्लीज आप कमेंट्स में कम से कम अपनी राय जरूर दें कि आपकी ये क्लास कैसी रही, कैसा फील किया आपने इस क्लास को लेकर के। इससे हम लोग थोड़े मोटिवेटेड होते हैं, हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे की क्लास को और ज्यादा बेहतर कर सकें। क्योंकि आर्थिक रूप से मैं आपसे नहीं जुड़ा हूं, मतलब कि इनकम की दृष्टि से मैं ये क्लास नहीं चला रहा, मैं बस अपने कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। हमारा अतीत कैसा था, इससे हमारे वर्तमान या हमारे भविष्य को दिशा नहीं मिलती। वर्तमान में इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे लाइफ को डायरेक्शन देता है। कहा भी गया है, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जियो तो जीना आ जाए। वर्तमान में रहिए, अभी जो क्लासें आप ले रहे हैं उसको पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कीजिए। दुनिया में कोई भी लक्ष्य इंसान के हौसले से बड़ा नहीं होता और हर बड़े से बड़ा हौसला इंसान अपने कदमों के नीचे दबा के आगे बढ़ता है। कल के क्लास की छोटी सी इंट्रो लेते हैं और देखेंगे कि कल हमने क्या रिवाइज किया था। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप सबको ये बताया था कि इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और भाषा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लिंगुआ शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है कहना। यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को किसी और तक पहुंचाने के लिए हम जिस सोर्स को यूज करते हैं उसे कहा जाता है लैंग्वेज, उसे कहा जाता है भाषा। इसलिए मैंने आपके लिए कल एक छोटी सी डेफिनेशन भी बनाई थी कि लैंग्वेज क्या है। तो ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। अब हमारी भाषा वॉइस के जरिए, आवाज के जरिए ट्रेवल करती है। यानी मेरी भाषा आप तक कैसे पहुंच रही है, तो साउंड के माध्यम से पहुंच रही है, आवाज के माध्यम से पहुंच रही है। हालांकि मैं बोलते समय लिख भी रहा हूं। तो मैं ये बताना चाहता था कि आपकी जो वॉइस है, इस वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इंग्लिश में बने हैं कुछ सिंबल्स, जिनकी संख्या आपने कल डिसाइड की 37। इंग्लिश में 37 सिंबल्स के बारे में मैंने बताया, जिसमें 11 सिंबल्स पंक्चुएशन मार्क्स के हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा कि वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलोन, सेमी कोलोन, ये जो पंक्चुएशन हम यूज करते हैं, जो चिन्ह हम यूज करते हैं, जिसे आप हिंदी में विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। हिंदी में सर ने आपको पढ़ाया होगा विराम चिन्ह के नाम से। तो पंक्चुएशन विराम चिन्ह होते हैं, हमें रोकते हैं। 26 जो सिंबल्स हैं वो हमारे लेटर्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं लेटर के बारे में आपसे सवाल करूं, तो आप बहुत ही आसानी से लेटर्स के बारे में बता सकते हैं कि सर एक्चुअली लेटर्स जो हैं वो सिंबल होते हैं वॉइस का, यानी कि साउंड का। लेटर्स
हमारी आवाज को संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको हमने एक फैमिली में रखा और उस फैमिली का नाम दिया अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में कल मैंने आपसे बताया था कि अल्फाबेट को हम कह सकते हैं फैमिली ऑफ लेटर्स, अक्षरों का परिवार। अल्फाबेट जो वर्ड है बेटा, अल्फाबेट वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फा और बीटा से मिलके बना है। ग्रीक भाषा के अल्फा और बीटा शब्दों के मिलने से अल्फाबेट बना है। अल्फाबेट के बारे में एक अच्छी सी हिस्ट्री मैंने आपको दी थी और उस हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट है इसका एक पर्टिकुलर 4000 साल का इतिहास है। अल्फाबेट को लिखने की शुरुआत 4000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। दुनिया का पहला अल्फाबेट मिस्र देश में, इजिप्ट में शुरू हुआ था और फोनेशियंस जो भूमध्य सागर के किनारे बसने वाली सभ्यता के लोग थे, उन फोनेशियंस ने अल्फाबेट को डेवलप किया। यानी कि डेवलपमेंट जो रहा रियल अल्फाबेट का वो फोनेशियंस की देन थी, जिसमें ग्रीक के लोगों ने आगे चलकर, क्योंकि जो फोनेशियंस के अल्फाबेट थे उनमें केवल कॉन्सोनेंट्स थे, उनमें वोवेल नहीं थे, कॉन्सोनेंट्स का केवल वो ग्रुप हुआ करता था और उन्होंने 22 कॉन्सोनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था अपने अल्फाबेट के अंदर। बाद में ग्रीक के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इन्वेंट किया वोवेल का, और जब वोवेल शामिल हुए तब बनी ट्रू अल्फाबेट, यानी कि एक वास्तविक अल्फाबेट का निर्माण वोवेल के आने से हुआ। फोनेशियंस और ग्रीक की मेहनत को, यानी इनके द्वारा किए गए प्रयासों को बाद में लैटिन ने सीज कर लिया, लैटिन ने जब्त कर लिया, रोमन्स ने ऑब्वियसली, और रोमन्स ने इन लैटिन ने इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में इसे रोमन अल्फाबेट के रूप में। आज भी आप जानते हैं अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसकी जो स्क्रिप्ट है यानी इसकी जो लिपि है वो रोमन लिपि है। इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये इंग्लिश की लिपि दरअसल रोमन ने अपने नाम से इंट्रोड्यूस किया, जबकि इसमें उनका कोई खास योगदान नहीं था। इसमें योगदान था ग्रीक के लोगों का और उनसे ज्यादा फोनेशियंस का। तो ये हमारी कल की क्लास थी। अब स्टूडेंट आज की क्लास को हम लेटर्स के बाद कंटिन्यू करते हैं। चूंकि लेटर्स ही किसी भी लैंग्वेज की, न केवल इंग्लिश बल्कि किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी भाषा के लिए लेटर्स पहला स्टेप होता है। तो लेटर्स के बारे में जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था या अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि लेटर्स होते हैं सिंबल्स ऑफ साउंड, यानी हमारी आवाज को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ प्रतीक चिन्ह, इनको कहा जाता है लेटर्स। और वर्तमान में जो हम लेटर्स देख रहे हैं, तो जैसा कि हमने अल्फाबेट के हिस्ट्री में पढ़ा था, बड़ी मेहनत लगी होगी, बहुत ही दिनों की कोशिशों के बाद ये पॉसिबल हो चुका होगा कि इसके पास अपने लेटर्स हैं। लेटर्स जब कंबाइन होते हैं, यानी जब लेटर के साथ कंबाइन होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से जो यूनिट तैयार होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। ये मैंने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हों वो बहुत ही सॉलिड हों, बहुत ही अच्छे हों। तो लेटर और लेटर के कॉम्बिनेशन के साथ जो पहली यूनिट तैयार होती है उसे हम कहते हैं वर्ड।
यानी कि शब्द, और जो दूसरी यूनिट तैयार होती है वो होती है मॉर्फेम। लोग इसे बहुत छोटी चीज मानते हैं, बट मैं ये मानता हूं कि अगर इंग्लिश के पास आज बहुत सारे शब्द हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करने वाला सोर्स था मॉर्फेम, और आज भी ये इंग्लिश के वर्ड फॉर्मेशन में, शब्द निर्माण में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। खैर, इस पे तो विशेष चर्चा हम करेंगे ही। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानते हैं, क्या समानता और असमानता इनके लिए है। तो मैंने बस ये बताया कि जब भी आप लेटर और लेटर को समीप में लेकर आते हैं तो उनसे जो नया यूनिट तैयार होता है वो हो सकता है एक वर्ड और वो हो सकता है मॉर्फेम। जैसे कि पी एक लेटर था, ई एक लेटर था और एन भी एक लेटर था। इन तीनों लेटर के कंबाइन होने से हमने एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार की जिसका कुछ खास मतलब होता है। तो ये चीज हम सभी के लिए इंट्रोड्यूस हुई एक वर्ड के रूप में, क्योंकि इसने अपना एक खास अर्थ दिया। क्या होगा अगर हम लेटर और लेटर को एक दूसरे के समीप लेकर आए लेकिन इनसे कोई खास मतलब ना आए, जैसे डिस। अब तीन वर्ड, तीन लेटर इसके अंदर भी है, लेकिन इन तीनों लेटर के मिलने से कोई मीनिंग नहीं बनी, कोई अर्थ नहीं आया इनका। तो ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड भी होता है, बस इसके साथ अच्छी बात यह होती है कि इसके पास होती है अपनी मीनिंग, अपना एक अर्थ, जिसे यूज किया जा सकता है आगे सेंटेंसेस बनाने में, वाक्य बनाने में। लेकिन ये जो डिस वर्ड आपने लिखा, DIS, इसका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इसे कहा जाएगा कि सर ये चीज मॉर्फेम है, इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, ये एक मॉर्फेम है। काम क्या है इसका? तो ये आगे जाकर हेल्प करता है न्यू वर्ड्स जनरेट करने में, नए शब्दों के निर्माण करने में। इसकी हेल्प ली जाती है नए शब्दों को बनाने में। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट। अब इस ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यानी कि इसमें अलग अलग लेटर यूज किए गए और ग्रुप ऑफ लेटर होने के बाद इसने अपनी एक अर्थ दे दी, इसका अपना एक मतलब निकल गया। तो आप कहेंगे कि सर ये वर्ड होने की शर्त को पूरी कर रहा है कि ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब मैंने इसके आगे लाया डिस, तो अब एक नई वर्ड तैयार होगी जो होगी डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट का मतलब होगा बेईमान। यानी कि यहां एक नया मीनिंग आपने तैयार कर लिया। मैं क्लियर नहीं हूं कि ये ई बड़ी होगी या छोटी होगी, तो मुझे माफ करेंगे अगर ये गलत हुई तो डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि वर्ड उस चीज का नाम है जो लेटर का ग्रुप है और जिसकी अपनी मीनिंग आ रही है। मॉर्फेम उस यूनिट का नाम है जिसके पास अपनी मीनिंग तो नहीं है, बट ये जब किसी मीनिंग वाले वर्ड के पहले जोड़ी जाती है तो ये उसके अर्थ को बदल देती है और एक नई मीनिंग तैयार करती है। ये मॉर्फेम का यूज है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके बीच ला रहा हूं, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे।
मैंने लिखा यहां गो। गो मतलब होता है जाना। उसके बाद मेरे मन में क्या आया कि मैंने इसमें जोड़ दिया आईएनजी। अब स्वतंत्र रूप में गो का अर्थ होता है, ये एक वर्ड है, लेकिन स्वतंत्र रूप में आईएनजी का कोई अर्थ नहीं होता। ये दरअसल एक मॉर्फेम है जिसका इंडिपेंडेंटली कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये जब किसी वर्ड के पहले, जैसे हमने डिस जोड़ा था, या किसी वर्ड के बाद जुड़ता है तो वो उसकी मीनिंग को चेंज करता है, उसे एक नई मीनिंग देता है। अब जब आप गोइंग लिखते हैं तो आप कहते हैं कि सर ये चीज वर्ब फोर है, ये दरअसल जीरंड है, या आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। आपने एक नया मीनिंग क्रिएट किया। नई मीनिंग क्रिएट किसने कराई? मॉर्फेम ने। तो आप मॉर्फेम के लिए ये कह सकते हैं कि सर मॉर्फेम कोई शब्द नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्दांश है, किसी शब्द का अंश है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, पर जब इसे किसी शब्द के शुरू में या अंत में जोड़ा जाता है तो ये उसके साथ मिलकर एक नई मीनिंग तैयार करता है, एक नया अर्थ बनाता है। अब यहां हम मॉर्फेम को जरा डिटेल में समझ लें। मॉर्फेम को जरा डिटेल में समझ लें। अपनी इस कहानी का जो छोटा सा हीरो है मॉर्फेम, ये आगे जाके बढ़ता है दो पार्ट में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स, जिसे हिंदी और संस्कृत व्याकरण के शिक्षक ने उपसर्ग के रूप में आपको पढ़ाया होगा। जो दूसरी यूनिट तैयार होती है वो है सफिक्स, जिसे हिंदी के अध्यापक ने आपको प्रत्यय के रूप में पढ़ाया होगा। तो ये मॉर्फेम दो तरह के हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। आइए अब इस प्रीफिक्स और सफिक्स के जानकारी को थोड़ा सा हम लोग इनहेंस कर लें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखो, मैंने काइंड एक वर्ड लिखा है जिसका मतलब होता है दयालु। मतलब होता है इसलिए ये चीज कहीं ना कहीं बिलोंग करती है वर्ड से, क्योंकि इसका अपना एक अर्थ है और ये अलग अलग लेटर के मिलने से बना है। ये वर्ड है, इसका अपना स्वतंत्र रूप से एक अर्थ है काइंड। फिर मैंने क्या किया, मैंने अन को इसके पहले लाके जोड़ दिया, तो इससे इसने मुझे एक नया शब्द बना के दिया जो कि था अनकाइंड, जिसका कि अर्थ हुआ निर्दयी, क्रूर, यानी कि काइंड का ठीक अपोजिट। तो अब आप इस बात को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सर काइंड का अर्थ था अन, उसके पहले आने वाला एक मॉर्फेम है जो किसी वर्ड के पहले यानी कि काइंड के पहले आया और इसके साथ जुड़कर उसने एक नई मीनिंग बनाई। हालांकि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं था, पर इसने काइंड के अर्थ को पूरी तरीके से बदल दिया, एक नया वर्ड बनाया इसने। तो जो शब्दांश, जो मॉर्फेम किसी वर्ड के पहले लगकर उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्स। यानी कि अन एक प्रीफिक्स है। और एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप इंप्रूव करिएगा कि आप किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़ते नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप गो के लास्ट में आईएनजी को जोड़ दीजिए तो वो वर्ब फोर हो जाता है, गोइंग हो जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर से ये बात सीख के जाइए, कभी भी हम कुछ जोड़ते या घटाते नहीं है। ये इंग्लिश है, मैथमेटिक्स नहीं है।
आपने गो के साथ आईएनजी को दरअसल सफिक्स किया है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में आके जुड़ना। आपने आईएनजी को सफिक्स किया है, जोड़ा नहीं है। आपने यहां अन को प्रीफिक्स किया है, जोड़ा नहीं है। ठीक है, हम प्रीफिक्स या सफिक्स करते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि पेन के लास्ट में एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है। लैंग्वेज इंप्रूव करिए, अब कहिए पेन के लास्ट में एस सफिक्स करने से वो प्लूरल हो जाता है। किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या ईएस को सफिक्स करने से वो वर्ब 5 हो जाता है। तो अपनी वोकैब को, अपने साउंड को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपनी जानकारी को भी इनहेंस करना है, उसे भी बढ़ाना है। देखते हैं, अब जरा सफिक्स के बारे में पढ़ लिया जाए। हालांकि क्लियर तो हो चुका होगा आपको, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कर ही देता हूं। आइए हम सीखें। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने वाला आदमी हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहती, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतर प्रोफेशन को मैं कर रहा हूं। इससे अच्छा इस पूरी दुनिया का कोई काम नहीं है। इस विश्वास और प्रेरणा के साथ मैं अपने काम को करता हूं। आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। सफिक्स के बारे में देखेंगे। सफिक्स क्या है सर? ये आप ये कह पाएंगे कि सर, जैसा आपने कुछ देर पहले हमें बताया था प्रीफिक्स के बारे में कि वो किसी शब्द के पहले आकर के जुड़ जाता है, वैसे ही सफिक्स है। यानी कि जैसे मैंने लिखा, वापस मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं, काइंड, जिसका अर्थ होता है दयालु। मेरे मन में क्या आया कि मैंने सोचा कि आओ कुछ तूफानी करते हैं। इस काइंड के लास्ट में मैंने सफिक्स कर दिया ly, और मेरे पास एक नई वर्ड बन गई जिसका नाम दिया मैंने काइंडली। अब जरा चेक करें और पूछें, किससे पूछेंगे? इस ly से, कि क्या आपके पास अपनी कोई मीनिंग है? तो वो कहेगा नहीं, मेरे पास कोई मीनिंग नहीं है, मैं बिलोंग करता हूं जी मॉर्फेम की फैमिली से, मेरे पास अपना कोई मीनिंग नहीं होता, मैं मीनिंग चेंज करने का काम करता हूं। तो चलो कर लो मीनिंग चेंज। क्या कर पाया ये मीनिंग चेंज? बिल्कुल कर पाया सर। काइंड पहले एडजेक्टिव हुआ करता था, एक विशेषण हुआ करता था, दयालु इसका अर्थ था, काइंडली एक एडवर्ब हो गया, एक क्रिया विशेषण हो गया, और दयालुता पूर्वक इसकी हिंदी हो गई, मीनिंग भी चेंज हो गई। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। मॉर्फेम आपके समझ में आ गया होगा कि मॉर्फेम वो शब्दांश है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, और जब ये किसी शब्द के शुरू में या अंत में जोड़ा जाता है तो उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स वे मॉर्फेम है जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर एक नई मीनिंग क्रिएट करते हैं, और सफिक्स वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं। तो लो जी साहब, ये आपके मॉर्फेम की जानकारी हुई। अब हम अपने अगले पेज पे आते हैं, और एक जो अपनी यूनिट हमने छोड़ी थी, कौन सी यूनिट छोड़ी थी हमने? हमने अपनी यूनिट छोड़ी थी कि लेटर्स और लेटर्स के मिलने से बनता है वर्ड भी। तो थोड़ा सा वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने अगले यूनिट पे आ जाएंगे। तो आइए वर्ड की स्टडी शुरू करते हैं। वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इंग्लिश की सबसे बड़ी फैमिली है। ग्रामर का एक तरह से कहा जाए तो ये सबसे बड़ा खानदान है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी भाषा में जो लेटर्स होते हैं वो कम होते हैं, उन्हीं सभी लेटर्स को आगे पीछे करके बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं।
अभी देख लीजिए 26 लेटर ही तो है इंग्लिश में, लेकिन अगर आप वर्ड्स की बात करेंगे तो ये वर्ड्स 2 बिलियन से भी ज्यादा है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश की सबसे बड़ी फैमिली है वर्ड की फैमिली। और वर्ड के बारे में अभी आपने कुछ देर पहले अपनी एक छोटी सी टिप्पणी की थी आपने कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि इनके साथ होती है कंप्लीट मीनिंग। एडवांटेज ये है कि इनके साथ रहती है कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। देखिए वर्ड को 8 फैमिलीज मिली है, वर्ड को 8 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप हिंदी में शब्दों के भेद जब पढ़ रहे होते हैं तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, ऐसे तमाम तरह तरह के शब्दों को पढ़ते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी ये जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी इसलिए जरूरी हो जाती है, हालांकि कई बार आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम डेफिनेशन की तरह पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, नाउन के काइंड्स क्या हैं, उन काइंड्स की डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगर आप नाउन को या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को केवल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे तो आपके वो किसी काम की चीज नहीं रहेगी। आपको करना क्या है, मैं आपके साथ क्या करूंगा, हम लोग इस क्लास को लेके चलेंगे इसके फंक्शनल लेवल पर, यानी हर चीज को हम पढ़ेंगे उसके फंक्शन से, उसकी कार्य प्रणाली से। अगर आप उसका फंक्शन समझ रहे हैं तो आप डेफिनेशन खुद बना लेंगे, फंक्शन समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि ग्रामर को पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको ग्रामर कुछ ऐसे आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं कि वो छप जाए आपके दिमाग में, उसके रूल्स हम लोग इतने कायदे के साथ पढ़ें कि वो सारी चीजें हमारे दिमाग के ऊपर बिल्कुल से स्टैटिक, बिल्कुल फ्लैश होती रहे हमेशा। वरना पता क्या चलता है कि आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे आगे पढ़ रहे हैं आप, और पीछे पीछे वो चीजें डिलीट होती जा रही हैं। ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। हमें तो जी इन चीजों को बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके, स्टोर करके अपने दिमाग में रखना है, ताकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व की तरफ बढ़े तो ये सारी चीजें हमें डायरेक्शन दे कि ये चीज ऐसे होगा क्योंकि तुमने इसके बारे में ये पढ़ रखा है। बातें कम, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आज थोड़ा सा मैं आज मूड में हूं, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट्स को कितनी जल्दी आपके बीच में पढ़ा दूं, मैं पहुंचा दूं मैं आपको। तो वर्ड की ये जो 8 कैटेगरीज हैं जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, एक्चुअली अगर वर्ड को मोटे तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इसी को समझा देना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहें तो मैं वर्ड को बांट लूंगा 2 डिपार्टमेंट में। एक को मैं कह दूंगा कि ये ट्रांसफरेबल वाले वर्ड हैं, एक कैटेगरी बनी इनकी ट्रांसफरेबल की, और दूसरी इनकी कैटेगरी में बना सकता हूं नॉन ट्रांसफरेबल की। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये 2 श्रेणी जो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें है एक ट्रांसफर और दूसरा है एबल, यानी कि जिसका रूपांतरण संभव हो। जैसे आप ये देखें कि टीच एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है पढ़ाना,
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक क्रिया है, यानी कि ये एक वर्ब है। मैंने इसमें मॉर्फेम की थोड़ी सी हेल्प ले ली और इस टीच के लास्ट में मैंने ऐड कर दिया ER। अब ये बना टीचर, हिंदी हुई इसकी शिक्षक। तो लो, पढ़ाना से ये बन चुका है शिक्षक। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो शिक्षक कोई पर्सन होता है, यानी ये चीज हो गई एक नाउन। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें मॉर्फेम की सहायता से उनकी मीनिंग को भी चेंज किया जा सकता है और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज किया जा सकता है। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आप चेंज कर पाएंगे, जिनको आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच से किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं, उन सारे वर्ड्स को मैं दे रहा हूं ट्रांसफरेबल कैटेगरी, यानी उन्हें हम ट्रांसफरेबल वर्ड में रख रहे हैं, उन्हें हम विकारी शब्दों में रख रहे हैं, जिन्हें चेंज किया जा सकता हो, उन्हें हम ट्रांसफरेबल वर्ड में रखेंगे। जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था काइंड वाला, कि काइंड मतलब होता है दयालु। देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव, लेकिन जब मैं इसके साथ अगर ऐड कर लेता हूं नेस, तो ये एक नई मीनिंग लेके हमारे सामने आएगा, जो कि होगी काइंडनेस। और काइंडनेस की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी जाए, दयालुता, तो ये होती है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बन गई है हमारे लिए एक नाउन। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो इस तरह की कैटेगरी में आएंगे, जो अपनी मीनिंग को भी चेंज कर पाएंगे, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर पाएंगे, कहां वो बेचारा एडजेक्टिव था, कहां हमने इसे नाउन बना दिया, कहां ये वर्ब था, अब ये नाउन बन चुका है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के प्रोसेस के अंडर में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सभी ट्रांसफरेबल फैमिली के मेंबर हुए। नॉन ट्रांसफरेबल क्या होंगे, यानी इसके ठीक अपोजिट। अब आप ये कहेंगे कि सर कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे भी होंगे जो आप लोगों की तरह से होंगे, बदलेंगे नहीं, जबकि जीवन में बदलाव का आना बहुत जरूरी है। हम जवान भी हुए हैं तो हमने अपने बचपन को बदला है जवानी में, इस जवानी को फिर हम बदलेंगे अपने बुढ़ापे में, और फिर इस जन्म को बदलेंगे अगले जन्म में। नेचर कहता है कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। तो बदलिए, अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। ग्रामर जैसे डेफिनेशन वाइज लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चे लगातार रट रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, इसी की वजह से इंग्लिश हैवी, भारी होती जा रही है, टफ हो रही है। बच्चों को, खासकर मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पढ़ने के तरीके को चेंज करिए, बड़ी सुंदर लैंग्वेज है, बहुत आसान है। नॉन ट्रांसफरेबल यानी जिसके अंदर नहीं हो ट्रांसफर किए जाने की, बदल दिए जाने की एबिलिटी, यानी कि योग्यता, जो बदलने योग्य नहीं हो। दरअसल वर्ड्स को बदलता कौन है? अभी भी देखें तो इसमें ER आया था जिससे ये मीनिंग चेंज हुई थी। आप इस बात से सहमत होंगे कि ER का अकेले में कोई अर्थ नहीं है। मीन्स की सर अभी आपने बताया ये मॉर्फेम है, लास्ट में ऐड किया गया है, मतलब कि ये सफिक्स है। यहां भी आप वही कहेंगे कि ये जो नेस आई है ना सर, इसकी अकेले में तो कोई मीनिंग नहीं होती, यानी कि ये भी मॉर्फेम है और इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये किसी वर्ड के लास्ट में आई है तो सर हम लोग चाहते हैं कि इसे बुलाएं प्रीफिक्स। नहीं, आप जो चाहेंगे वो हमेशा जरूरी नहीं है। ये प्रीफिक्स नहीं है भाई,
ये कौन सी चीज है बच्चों? ये लास्ट में आई है तो इसे आप बोलेंगे कि ये सफिक्स है। ओके, जगते रहो। नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड में मॉर्फिम का कोई एक्शन ही नहीं रह जाता, यानी मॉर्फिम यहां पर डीएक्टिवेट होता है। नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो प्रीफिक्स करके ना ही सफिक्स करके। ये बिगिनिंग टू लास्ट, शुरू से लेके अंत तक एक जैसे बने रहते हैं, इनकी मीनिंग चेंज नहीं होती, इन्हें नॉन ट्रांसफरेबल फैमिली में रखिए सर। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि एंड, एंड की मीनिंग चेंज कर पाएंगे हम लोग? द, इसकी मीनिंग चेंज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। जैसे माई, क्या इसकी मीनिंग चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये सारे वर्ड्स आएंगे नॉन ट्रांसफरेबल में। तो ये वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने ये कहा कि इंग्लिश की दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली है वर्ड की फैमिली, लेकिन इनको 8 कैटेगरी में रखा गया है जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबने पढ़ाया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। बट मैंने पहले ही ये क्लियर कर लिया कि कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में हैं, कुछ क्या बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनकी मीनिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी को हम चेंज कर सकते हैं। उनको हमने कहा कि ये ट्रांसफरेबल फैमिली के मेंबर हो जाएंगे। इनकी कैटेगरी हमने बना ली है ट्रांसफरेबल। और कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी मीनिंग नहीं चेंज होगी, उन्हें हम नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड में रखेंगे। आइए छोटा सा एक और काम करते हैं, क्यों ना हम एक और पेज लें और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक मेंबर को देखें कि कौन सा मेंबर, कौन सा अपना मेंबर ट्रांसफरेबल कैटेगरी में आने को तैयार है और कौन सा मेंबर ऐसा है जो रहना पसंद करता है नॉन ट्रांसफरेबल फैमिली में। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो कौन कौन से लोग ट्रांसफरेबल हैं और कौन कौन से लोग नॉन ट्रांसफरेबल हैं। चलिए, आप ट्रांसफरेबल फैमिली के पहले मेंबर के रूप में ले सकते हैं नाउन को, क्योंकि नाउन्स चेंज होते हैं। बुक, बुक्स चेंज हो गया। गॉड, गॉडेस चेंज हो गया। तो नाउन ट्रांसफरेबल फैमिली में आता है। एडजेक्टिव ये भी ट्रांसफरेबल फैमिली के मेंबर है, क्योंकि इनकी भी मॉर्फेम की सहायता से नई मीनिंग दी जा सकती है, इनसे भी आप नई मीनिंग्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल दे दूं? ले लो, सबसे ज्यादा तो यही करते हो। ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर देन, आप कहते हैं ग्रेटर देन, डिग्री बनाते हैं, ER को ऐड किया, ग्रेटर बन गया, कंपैरेटिव डिग्री, ज्यादा महान हो गया। स्मॉल, छोटा, EST लगा दिया, सबसे छोटा हो गया। तो इनकी मीनिंग भी चेंज हो रही है, तो एडजेक्टिव को भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। थर्ड है वर्ब, वर्ब भी ट्रांसफरेबल वर्ड है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। गो वर्ब 1 है, ING लगा दी, वर्ब 4 हो गया। ईट वर्ब 1 है, S कर दिया, सफिक्स लास्ट में, तो वर्ब 5 हो गया। वर्ब भी चेंज होती है। और चौथी है हमारी एडवर्ब, जैसे स्लो, स्लोली कर लिया आपने, मीनिंग चेंज कर सकते हैं आप इसकी भी। तो ट्रांसफरेबल फैमिली में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब आते हैं।
इनकी मीनिंग को बदला जा सकता है, नए वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम दरअसल देख लें नॉन ट्रांसफरेबल फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल फैमिली का पहला मेंबर है प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन अपनी मीनिंग चेंज नहीं करेगा। यहां मॉर्फेम डीएक्टिवेटेड होगा, मॉर्फेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं यहां पे नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब है मॉर्फेम के प्रभाव से मुक्त, जिसपे मॉर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़े। और आप ट्रांसफरेबल के लिए बोल सकते हैं मॉर्फेम से प्रभावित, यानी यहां मॉर्फेम अपना प्रभाव डालेगा, नई नई मीनिंग तैयार करेगा। उसके बाद आती है प्रेपोजिशन। उसके बाद आता है कंजंक्शन, और फिर आती है इंटरजेक्शन। No way.